सही है, ओके, सही दिख रहा है, सही है, परफेक्ट। हेलो हेलो हेलो, आप बोल के देखिए। हेलो। ठीक है, ठीक है। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। जतिन सर और मैं हाजिर हैं आपके सामने एक नीट 2025 की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के साथ। इस प्रॉब्लम में बच्चों को कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक बहुत करी है। क्या कहते हैं सर, लोगों बिल्कुल। को एलसीआर सर्किट में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। अल्टरनेटिंग करंट के जब चैप्टर्स आते हैं उनके सामने, तो उनको हाँ, मेन प्रॉब्लम एलसीआर सर्किट सॉल्व करने में आती है। बिल्कुल, उसको विजुलाइज नहीं कर उसको वो पाते सर। समझ नहीं पाते हैं, उसको शायद वो देख नहीं पाते हैं। तो एग्जैक्टली। इसलिए बच्चों, हम ये प्रॉब्लम आपके सामने लेके आए हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड हम सीखेंगे और इसको हम जानेंगे कि इस तरह से और कैसे कैसे प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो सकती है। क्यों तो सर? ये नीट 2025 का क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिंग करंट से, और इसमें इम्पिडेंस के बारे में पूछा गया है। और सर, बच्चों ने मिस्टेक्स तो इसमें करी ही सर है। बच्चों को पहले ये हाँ, बताइए, इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है? इम्पिडेंस, इम्पिडेंस एक्चुअली, बिल्कुल इम्पिडेंस जैसे कि रेजिस्टेंस डीसी सर्किट में होता है, और डीसी सर्किट में हम रेजिस्टेंस को रुकावट कहते हैं, उसी तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम में हम इम्पिडेंस कहते हैं। तो इम्पिडेंस का भी वही काम है जो रेजिस्टेंस का काम है, बट फर्क इतना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट में वो इम्पिडेंस हो जाता है, नाम अलग हो जाता है। तो जो इफेक्ट है वो रेजिस्टेंस का ही है, इम्पीडेंस का। एग्जैक्टली, यूनिट भी वही है। यूनिट भी सेम है। या तो बच्चों, सवालों पे आते हैं। सवाल क्या कहता है? टू एन एसी पावर, एक एसी सोर्स, एसी पावर मतलब बच्चों एसी सोर्स, उसका जो वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज, ये आरएमएस वैल्यू दे रखी है। क्यों सर, ये आरएमएस है, या आरएमएस वैल्यू दे रखी है, ये आरएमएस। मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, आरएमएस वैल्यू आपको दे रखी है। और उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी, मतलब वो सोर्स कितने बार अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अपने साइन को चेंज कर रहा है एक सेकंड में। क्यों सर, फ्रीक्वेंसी इसी को बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस सोर्स को कनेक्ट किया एक रेजिस्टर के साथ जो कि 20 ओम का है। रेजिस्टेंस की वैल्यू सर दे रखी है, R इज इक्वल टू 20 ओम। एग्जैक्ट। और साथ में दे रखा है एक कैपेसिटर, और उस कैपेसिटर की वैल्यू ना देके सर यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है। और सर ये इसलिए किया गया है कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसको रेजिस्टेंस मतलब कैपेसिटेंस समझ लेते हैं, ये और उसमें ओमेगा फाइंड आउट करके वो अपना काम बढ़ा अपना लेते हैं। अपने अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो एग्जैक्टली सीधे सीधे यहाँ। सर यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस जीटा सी गिवन है एग्जैक्टली 25 ओम। तो ये सीधे सीधे दे रखा है हमें, सब सीधे सीधे, निकालना नहीं है हमें। बिल्कुल लेकिन एग्जैक्टली। अगर सर हमें यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस डायरेक्टली नहीं दिया होता, तो फिर हम कैसे निकालते तो हैं? उसमें फिर कैपेसिटेंस दिया होता तो फिर हम उसको पहले फ्रीक्वेंसी से ओमेगा फाइंड आउट करते हैं, हाँ। और फिर 1/ओमेगा c से हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस पता करते हैं। तो ये बच्चों, सब। अगर आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो आप सिंपल हाँ, एक्सप्रेशन सर क्या हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/ओमेगा c। एग्जैक्टली और यही। ओमेगा तो सर हम निकाल सकते हैं 2 पाई न्यू। या एग्जैक्टली 2 पाई f से। 2 पाई f फ्रीक्वेंसी के या न्यू के, तो हम क्या लिख हाँ। सकते हैं, 1/2 पाई न्यू सी। एग्जैक्टली। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहां से भी निकल सकता है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली दे रखा है, हमें लगता है टाइम को इन्होंने सेव किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे क्या कहा सर, उसी सोर्स में रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। तो सर मुझे लगता है बच्चों को एक डायग्राम आप बना के शो कर दें अरे कि सर बिल्कुल, एक एलसीआर सर्किट सर आप बना दें यहाँ पे। एलसीआर सर्किट इस तरह से आएगा कि ये आपका भाई रेजिस्टेंस आ गया R, और यहां पर हमने ये कैपेसिटेंस लगा दिया जिसका XC आपको गिवन है, और XC की वैल्यू आपको दे रखी है 25 ओम, और साथ ही यहां पर एक इंडक्टर कॉइल आपको गिवन है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 45 ओम का, और ये सीरीज में जोड़े गए हैं विद ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई जिसका वोल्टेज आपको दे रखा है 220 वोल्ट। दिस इज आरएमएस वैल्यू एंड 50 हर्ट्ज। सर एक प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर हाँ, हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ डायरेक्टली दे रखा है, अगर हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस न दे रखा होता, तो हम कैसे निकालते तो हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस बच्चे इस तरह से निकाल सकते थे, एक्सएल दैट इज ओमेगा एल। अच्छा। अगर एल आपको दे रखा होगा अच्छा, तो तो हमें ओमेगा वही है। इंडक्टेंस हमें दे रखा होगा। हाँ हाँ, अच्छा, इंडक्टेंस तो वही हम है। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक तो है सर, सारी चीजें कंपोनेंट्स हमें गिवन है, आर की वैल्यू मालूम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव हाँ रिएक्टेंस पता है। बिल्कुल, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 20 ओम दे रखी है आर की वैल्यू, और 25 ये। अब इसमें सर बस सिर्फ मुझे लगता है कि हमारा फेजर डायग्राम बनाना रह गया है सर लेकिन इन्होंने पूछा तो कुछ और है, पूछा है करस्पॉन्डिंग करंट इन द सर्किट। करंट पूछा है सर इन्होंने। करंट इन द सर्किट पूछा है। करंट के लिए फिर हम क्या करेंगे बच्चों, करंट के लिए हम I इज इक्वल टू V अपॉन
Z लगा सकते हैं, जिसके लिए हमें Z पता होना चाहिए, इम्पीडेंस है Z, और या इम्पीडेंस है Z। Z का फॉर्मूला हमारा हो जाता है अंडर रूट XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, और इससे हम Z फाइंड आउट कर सकते हैं। XL हमारे पास है कितना 45 और XC हमारे पास है कितना 25 होल स्क्वायर प्लस R हमारे पास है कितना 20 होल स्क्वायर अंडर रूट। और यहां आप देख पा रहे हैं कि 20 ये भी 20, तो दिस इज 20√2 हमें मिल जाएगा ओम। दिस इज व्हाट इम्पिडेंस। तो सर इम्पीडेंस की भी यूनिट ओम आ रही है, मतलब हाँ, इम्पीडेंस भी रेजिस्टेंस का ही रोल प्ले कर रहा है। एग्जैक्टली। एलसीआर सर्किट में ओवरऑल जो रेजिस्टेंस का इफेक्ट शो करता है वो इम्पीडेंस शो करता है। इम्पिडेंस शो करता है, अच्छा, बिल्कुल। तो अब हमें चाहिए सर करंट, तो करंट करंट चाहिए, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं हम? बिल्कुल। और वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो वोल्टेज हमें जो दे रखा है दैट इज 220 और इम्पिडेंस हमारा आ गया 20√2 और इसमें हम अगर पुट करेंगे दैट इज 11/√2 और 1/√2 की वैल्यू सर हम 0.7 पुट कर सकते हाँ, हैं। 0.7 तो 11 into 0.7 और ये मुझे लगता है 7.8 एम्पियर जो है, हाँ, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई होता है 7.7 या 7.8 के अराउंड 7.8 एम्पियर ऑप्शन में है। ऑप्शन 7.8 इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि बच्चों 1/√2 0.707 होता है, हमने 0.7 बस एक ही डेसिमल प्लेस किया, उसलिए हमने 7.7 एम्पियर पाया, लेकिन क्योंकि हम आगे के डिजिट्स लेंगे तो 7.8 एम्पियर तक पहुंचेगा। एग्जैक्टली। सर का एक और पार्ट है भी क्वेश्चन में। हाँ, इसमें सर फेज एंगल का हिसाब किताब बताइए। इन्होंने करंट और वोल्टेज के बीच में फेज एंगल पूछा है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, करंट आगे जा रहा है या वोल्टेज आगे जा रहा है, इसके बीच में रिलेशन पूछा है। बेटा ये जो करंट और वोल्टेज के बीच में स्टेटस का जो रिलेशन होता है ना कि आगे कौन चल रहा है, इसको हम बोलते हैं फेज एंगल। फेज एंगल निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक्सप्रेशन मौजूद है, tan phi इज इक्वल टू zeta L माइनस zeta C बाई R। अब बच्चों यहां पे देख सकते हैं आपके जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसकी वैल्यू ज्यादा है, zeta L ज्यादा है और zeta C कम है। इसका मतलब इंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेट कर रहा है कैपेसिटिव कैरेक्टरिस्टिक पे। और सर हमें पता है कि जब इंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेट करता है तो करंट जो है वो लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। करंट आगे चलता है, वोल्टेज पीछे पीछे चलता है। हाँ, IPL सॉरी करंट, हाँ आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये बढ़िया टेक्निक है। IPL इंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लीड करती है, अगर आगे रहती है तो IPL में मतलब पोटेंशियल, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड कर रहा है और पोटेंशियल लीड, करंट जो है वो लैग कर रहा है। तो यहाँ पे करंट लैग करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। एग्जैक्ट। अब मैं इसको निकाल सकता हूं बच्चों वैल्यूज रख के, tan phi इज इक्वल टू zeta L 45 माइनस 25 और R की वैल्यू भी मुझे गिवन है 20। तो बच्चों देखिए 45 माइनस 25 20 आएगा, 20/20 इज 1। तो phi आपका आ गया 45 डिग्री या π/4। देखिए ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? ये सर मुझे लगता है ये ऑप्शन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। एग्जैक्टली, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। और अच्छा है कि इस बार हम नीट का आपका ये क्वेश्चन लेके आए हैं और आगे हम और वीडियोस बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए। जेई मेन के सर या जेई एडवांस के ऐसे क्वेश्चन जो टेक्निकली बच्चों को फंसा सकते हैं, उसमें हम और वीडियोस इंशाल्लाह बनाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। और आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए। थैंक यू।